हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा हुआ था और कुछ मैंने शीट दिया था, कुछ क्वेश्चन थे उसमें, आपने सबने सॉल्व किया होगा, जाहिर सी बात है। आज उसके आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उसी मल्टीप्लिकेशन का ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ 1x1 अदर उस मैट्रिक्स में लिखा है 1 2 3 4 5 6 3 2 5 और यहाँ पे 1 - 2 3 = 0। यहाँ पे हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे तो आप सब आइडिया लगा पा रहे होगे कि ये कितना इसमें रो 1 है, कॉलम 3 है। तो क्या 1 क्रॉस 3 का हुआ है, ये 3 क्रॉस 3 का है और ये रो कितनी है, 1 2 3 रो है और कॉलम 1 मतलब 3 क्रॉस 1 का हुआ। तो चाहे तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, बाद में इसको करना, या फिर पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो फिर इसमें करना। सिंपल तरीका यही है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, आफ्टर दैट इसको मल्टीप्लाई करो, तो एक बहुत नॉर्मल से बड़ी अच्छी सी इक्वेशन बन जाएगी, वहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे इसका आंसर कमेंट में लिख के बताने का सबको। ओके, क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये इसको देख के लिख के बताने का है। ठीक, आगे हम बात करते हैं। अगला टॉपिक है द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बड़ा सिंपल सा चीज़ है, एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन क्या कहता है। फॉर द मैट्रिक्स ए द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए एंड डिनोटेड बाय ए डैश और ए टी। मीन्स क्या कह रहा है, बहुत सिंपल तरीका, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, कि कोई मैट्रिक्स अपने को दे रखा है तो उसकी रो को कॉलम में कन्वर्ट करना। अगर हमने सारी रो को सारी कॉलम में कन्वर्ट कर दिया तो वो क्या हो गया, जो नया मैट्रिक्स आया वो हमारा ट्रांसपोज कहला दिया उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को जो हमको पहले दे रखा था। ठीक है, कोई मैट्रिक्स दे रखा हुआ है, उसके रोज़ को हमने उसके कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट मीन्स इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो नया मैट्रिक्स मिला वही मैट्रिक्स कहलाएगा, उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देख लो, कह रहा फॉर द मैट्रिक्स ए द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए एंड डिनोटेड बाय ए डैश और ए टी। ए टी मतलब ए की पावर टी लिखा हुआ है, ए ट्रांसपोज को इसमें डिनोट करता है। अलग किसी बुक में या कहीं पे भी कोई ये यूज़ करता है तो कोई ये यूज़ करता है, दोनों सिंबल अपने को पता होना चाहिए कहाँ सिंबल, मतलब ये सिंबल किस चीज़ का होता है। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा, जो लिखा हुआ है हमको ऑलरेडी एक मैट्रिक्स दे रखा हो ए, क्या दे रखा है 1 2 5 -8। ठीक है, वो कह रहा है इसका ट्रांसपोज फाइंड करने को। तो ट्रांसपोज कैसा हुआ, पहले बोला ए की पावर टी से इसको डिनोट किया हमने, फिर क्या हुआ, जो कॉलम था, ये सॉरी जो रो थी उसको मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर लिया। देखा ना, 1 2 1 2 5 -8 5, मतलब जो भी ऐसे होगा रो उसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। इस रो को मैंने इस कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तो ये जो नया मैट्रिक्स आया ये क्या हुआ, इसका ट्रांसपोज हो गया ये। ठीक है, फिर से एक बार देख लो, क्या किया, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, 1 2 1 2 5 -8 5 -8। ये तो मैंने 2 क्रॉस 2 का लिया हुआ है, ऐसे आपको 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4 कितना भी बड़ा मैट्रिक्स हो सब यही करने का है। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका चीज़ है, बट ये ट्रांसपोज बहुत काम आता है आगे भी, तो उसको ध्यान में रखने का, छोटी सी बात। ठीक, आगे बढ़े तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी ट्रांसपोज की। ठीक है, कुछ 4-5 प्रॉपर्टीज़ हैं, एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, पहला कहता है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए की पावर टी होल पावर टी। क्या बता रहा था मैं, ए की पावर टी मतलब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, वापस क्या हुआ ए। सिंपल दिख रहा है भाई, देखो ऐसे मैंने क्या, मान लो एक क्वेश्चन था, मैंने इसको ट्रांसपोज किया ही आया, अब कल को जब वापस इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो यही नहीं आ जाएगा। देखो फिर क्या होगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट किया तो मतलब क्या हुआ, ये फिर ऐसे आ जाएगा, ये फिर ऐसे आ जाएगा। आइडिया लग रहा है ना, क्या बोल रहा हूँ, ए की पावर टी मतलब ये ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज वापस ही मिल जाता है। ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल मैंने भी बताया, तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते चीज़ों को। ठीक है, अगला देखते हैं क्या कह रहा है, सेकंड नंबर के क्या है, के कोई नंबर है, कोई मतलब स्केलर नंबर है, कांस्टेंट मान लो कोई भी के है। ठीक है,
तो कह रहा है कि अगर के को हमने किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज किया या फिर ट्रांसपोज करने के बाद के का मल्टीप्लाई किया, दोनों का रिजल्ट जो है सेम ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमने जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई मैट्रिक्स लिखा हुआ है ये हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में पढ़ चुके हैं, स्केलर से जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो उसकी प्रॉपर्टी जो थी उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, चाहे तो पहले मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज कर दो या तो ट्रांसपोज करने के बाद मल्टीप्लाई कर दो, फिर भी दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। ओके, जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, इसकी क्वेश्चन आज शीट में अपलोड कर दूंगा। मल्टीप्लिकेशन की कुछ और चीज़ें, कुछ और मतलब जो प्रॉपर्टीज रिलेटेड आज या कल में, तो हम उसको देख लेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन कल खुद से करेंगे ताकि आइडिया लग जाए कि अब आज थोड़ा थ्योरेटिकल चीज़ कंप्लीट कर लेते हैं कैसे क्या है एक छोटे छोटे एग्जाम्पल से, तो अच्छा हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े। थर्ड वन क्या कहता है, अगर मैंने दो मैट्रिक्स को ऐड करके उसका ट्रांसपोज किया, वो किसके इक्वल हो जाएगा, अगर उन दोनों मैट्रिक्स का इंडिविजुअल हमने ट्रांसपोज करके ऐड किया तो। ये सिंपल चीज़ें दिख रही है अपने आप को, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सबको आता है ये चीज़, ठीक है। अब ये जो फोर्थ वन है ये थोड़ा सा अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझने लायक है, ठीक है। देखने में बड़ा इजी लग रहा है बट है थोड़ा समझने लायक। कह रहा है कि अगर हमने ए और बी को मल्टीप्लाई किया, उसका ट्रांसपोज किया, तो वो किसके बराबर होगा, बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, ठीक है। थोड़ा समझ में आया। कह रहा हूँ कि अगर ए बी को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज किया तो वो किसके इक्वल होगा, बी के ट्रांसपोज से और ए के ट्रांसपोज से इक्वल होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई है बीच में, क्लियर हुआ। फिर से एक बार इसको देख लिया जाए तो क्लियर हो गया, फिर से एक बार समझ लो। कह रहा हूँ या फिर ऐसे समझ लो कि जैसे दो चीज़ हमने मल्टीप्लाई किया ट्रांसपोज, अगर याद करना है कि क्या होता है प्रॉपर्टी, कि हमने अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करके उसको ट्रांसपोज किया तो जो उसका रिजल्ट आएगा वो उसके रिवर्स में भी आ सकता है। जैसे हम कहें बी की पावर टी इंटू ए की पावर टी, रिवर्स मीन्स जो पीछे था वो आगे लिख दिया उसको ट्रांसपोज, जो आगे था उसको पीछे लिख दिया ट्रांसपोज, ठीक है। सेम ऐसे देखो ए बी सी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या, सी की पावर टी बी की पावर टी ए की पावर टी, देखा ना, जस्ट उसका उल्टा, मतलब बी पीछे था तो यहाँ बी आगे हो गया, ए यहाँ पे आगे था यहाँ एक पीछे हो गया। अगर ऐसे समझना है तो ऐसे समझ लो, बट ये प्रॉपर्टी मैं बार बार बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगर ये फोर्थ नंबर वाली प्रॉपर्टी समझ में नहीं आई है तो एक बस को थोड़ा सा एग्जांपल से देख लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे मान लो लेट कि ए जो है हमको जो दे रखा है वो 1x2 का दे रखा हुआ है, हमने सपोज किया, और जो बी दे रखा है अपने को वो हमको मान लो दे रखा होगा 2x3 का दे रखा है, ठीक है। तभी पॉसिबल होगा ए इंटू बी, क्यों, क्योंकि जब ये और ये बराबर होगा तभी ए इंटू बी पॉसिबल होगा, ठीक है। समझ में आया, अपने एग्जांपल बात कर रहा हूँ मैं फोर्थ नंबर को समझने के लिए। तो कल को क्या होगा, कल को जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करना सोचेंगे तो जो ए और बी आएगा क्या आएगा, वो 1x3 का ऑर्डर आएगा, उसका क्या आएगा, 1x3 का ऑर्डर आएगा। ये आइडिया लगा, ठीक है। ये मैंने सपोज किया, लेट किया, ये मैं वो कर रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैंने सपोज करके यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ए मैंने लेट किया कि 1x2 का ऑर्डर का था, बी मैंने माना कि 2x3 का ऑर्डर का था। वो जब ए इंटू बी क्या होगा तो जो रिजल्टेंट जो हमारा मैट्रिक्स आया होगा 1x3 का आया होगा, ठीक है। अब क्या करना, उसका ट्रांसपोज करना। जब ट्रांसपोज क्या होगा ए और बी का, तो जो ए बी का जो ट्रांसपोज आया होगा वो क्या होगा, रो कॉलम कन्वर्ट हो गया होगा, तो 3x1 का आ गया होगा। वो बस समझना चीज़ क्या बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कितना आ गया होगा, 3x1 का आ गया होगा, ठीक है। अब सेम समझ लो उसके लिए क्या, बी टी और ए टी, अब बी टी, अब इसका बी टी कितना निकला होगा, अब इसका जब ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रो पहले, ये पहले हो जाएगा बाद में हो जाएगा, ये क्या आ गया, बी टी आ गया, और ए टी क्या आ जाएगा यहाँ से 2x1 आ जाएगा, ठीक है। अब बी टी इंटू ए टी करेंगे क्या आ जाएगा, 3 और 1 का आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, बी टी इंटू जो ए टी आ जाएगा वो 3x1 का आ जाएगा। तो यहाँ से भी दिख रहा है क्या, ये इसके इक्वल समझ में आ रहा है यहाँ से, ठीक है। देखो ऑर्डर भी सेम, सब चीज़ में, तो ये दोनों इक्वल समझ में आ रहा है यहाँ से कि इसका जो आंसर है उसके बराबर आ सकता है जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। ओके, अगर एक बार क्लियर नहीं हुआ है ये तो अभी वीडियो को रिवाइंड करके या पॉज करके समझ लेना, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, फिर से समझा दूँगा इसको मैं, डन। और ये सेम मैंने बोला जैसे ये है सेम ऐसा ये भी है, तो वो बहुत बड़ा इशू नहीं हो जाएगा वो, ठीक। आगे चलते हैं। आगे बात करता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स से। बहुत सिंपल सा टॉपिक है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। शायद एनसीईआरटी में आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट
सिंपल सा हम पढ़ लेते हैं इसको, जे वगैरह में दिख जाता है ये सब। लिखा हुआ इफ़ ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, कोई अगर मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन ए आई जे समझ रहा है, बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन द सम ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स इज डिफाइंड एज द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए एंड इज रिटन एज टी आर ए। सिंपल सा क्या कह रहा है, कोई भी मैट्रिक्स है बट स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स उसके नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए, मतलब 3x3 या 2x2 या 4x4 ऐसा होना चाहिए, ओके। कोई मैट्रिक्स है स्क्वायर, उसके डायगोनल में जितने भी एलिमेंट रहेंगे उन एलिमेंट का अगर हम सम करेंगे तो उसी को ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, बराबर, फर्स्ट क्लास, ठीक है। फिर से एक बार सुनना, कोई मैट्रिक्स रखा है, उसके डायगोनल में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का सम करने पर जो भी रिजल्ट आएगा वही हमारा क्या कहलाता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है, ओके। एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। मान लो अगर छोटा सा एक एग्जांपल दे रखा है, मान लो कोई मैट्रिक्स ए, यहाँ दे रखा है क्या, मान लो 2 1 7 5 8 6 3 1 और 2 ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है। अब मुझसे पूछ रहा है क्या, इसका टी आर ए बताने को, ट्रेस ऑफ मैंने ए क्या बोला मैंने, डायगोनल में जितने भी एलिमेंट होंगे इन सब का सम मीन्स 2 + 8 + 2 कितना हो गया, 12। तो ये 12 जो आया यही ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हो गया, डन, सिंपल सा था, ओके। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की, तो थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। हाँ, प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रेस की कह रहा है कि पहली प्रॉपर्टी टी आर के ए इक्वल टू टी आर ए, सिंपल से दिख रहा है। कह रहा है कि कोई मैट्रिक्स में अगर हम के से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज करना किया है हमने, और या फिर पहले ट्रांसपोज करके इस ट्रेस, पहले ट्रेस उसका निकाल के उसके बाद के से मल्टीप्लाई किया तो दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। क्या होगा, या तो पहले मल्टीप्लाई कर लो के का मैट्रिक्स में, उसके बाद उसका ट्रेस निकालो, या फिर ट्रेस निकाल के उस पर के का मल्टीप्लाई करो, दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी, ओके। बड़ा सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ हैं। सेकंड वन भी सिंपल सी है, क्या कह रहा है क्या कि अगर कोई भी मतलब स्केलर क्वांटिटी हमने ए में मल्टीप्लाई किया, कोई भी हमने बी में मल्टीप्लाई कर लिया, उन दोनों को सम करके उसका ट्रेस किया, या फिर उन दोनों को इंडिविजुअली हमने ट्रेस निकाल के उसमें मल्टीप्लाई किया, सम किया, तो सब वैल्यू सेम आएंगी। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें, इसको बताने लायक में तो कुछ है नहीं, वो देखने से पता चल जाएगा। अब ये बस थोड़ा सा देख लो, कह रहा है कि ट्रेस ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी इंटू ए होता है, ये थोड़ा समझने लायक, देखने लायक है। और एक छोटा सा लाइन लिखा हुआ है, क्या लिखा, प्रोवाइडेड ए बी एंड बी ए बोथ एक्स, मतलब ए बी और बी ए होना चाहिए। इट मीन्स ऐसा नहीं हो कि ए इंटू बी हो ही नहीं पा रहा है, उसका ऑर्डर मतलब ठीक हो ही नहीं पा रहे, मल्टीप्लाई हो ही नहीं पा रहा है, फिर भी कह रहे हो, ऐसा नहीं। ए बी मल्टीप्लाई हो रहा हो और बी ए भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तब जाके ए बी इंटू बी होना चाहिए। मल्टीप्लाई हो रहा है मीन्स जैसे बात हुई थी कैसे मल्टीप्लाई होता है, कि इसका जो क्या होगा, ऐसा होता है ना, मान लो ए दे रखा है 1x2 का और बी दे रखा है 2x3 का, तभी कब, जब ये इसके इक्वल होगा तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है ना। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बार बार बताने लायक नहीं है, ये सबको पता होनी चाहिए, ओके। चलो ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या बात करता है। कुछ और मैट्रिसेस छूट गए थे, छूट मीन्स कहते हैं स्पेशल मैट्रिसेस होता है, तो मैंने सोचा था बाद में उसको बताने का, इत्मीनान से बात करते उसके बारे में, ठीक है। तो आज थोड़ा सा उसके बारे में थ्योरेटिकल चीज़ें देख लेते हैं क्या है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन देखेंगे इसके हिसाब से, ओके। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हैं, थोड़ा सा अच्छे भी हैं, इसको आप डेफिनेशन से, इसकी इक्वेशन से थोड़ा सा याद रखो, क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होती हैं कि 2-3 चीज़ें थोड़ा सिमिलर दिख जाती है अपने को, इसलिए इसको अलग अलग करना, अपने हिसाब से इसको समझ लेना, इसको कैसे क्या है, ठीक है। बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होने का है, ओके। तो जैसे पहला मैंने बात किया क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा हुआ, पहले क्या लिखा हुआ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कह रहा है कि बहुत सिंपल सा डेफिनेशन, मैट्रिक्स इन विच ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। अब क्या लिखा हुआ है ये, मैंने बार बार बोला कि ये चीज़ें पढ़ना समझना सीख लो, क्योंकि अगर ये समझ सीख गए तो ये सब फालतू चीज़ें ये सब तुरंत आ जाएंगी समझ में, ठीक है। जैसे क्या है, मैट्रिक्स इन विच ए आई जे इक्वल टू ए जे आई इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके, ठीक है। देयर ए टी इक्वल टू ए, मतलब
कोई ऐसा मैट्रिक्स है जहाँ पे ऐसी कंडीशन मिल रही है अपनी को, कैसी, ऐसी। अभी कंडीशन क्या है, अभी बात करते हैं इसके बारे में। और क्या होना चाहिए, उसका जो ट्रांसपोज होना चाहिए वो उसी मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। अगर कहीं भी कंडीशन ही मिलती है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो रहा है, इट मीन्स वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए क्या होगा वहाँ पे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि ये ए आई जे और ये जे आई क्या कह रहा है। देखो अपने को पता होता है ये क्या होता है, छोटा छोटा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ये A11 होता है, ये A12 होता है, ये A13 होता है। ये वाला क्या होता है, A21 होता है, ये A22 होता है, ये यहाँ लिख देता हूँ A23 होता है। ये क्या होता है, A22 होता है। ये क्या, A31, A32 और A33 होता है। ठीक, थोड़ा सा मैंने इसमें लिख दिया है, और थोड़ा क्लियर देखना तो एक बार रिवाइंड कर लेना, क्लियर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बताना क्या चाह रहा था, ए आई जे इक्वल टू जी आई क्या कह रहा है ये। देखो क्या हो रहा है, ए आई जे मान लो इसको लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो बराबर इक्वल है, ए आई आई सब इक्वल है। तो ये देखते हैं, ए क्या है, I1 है यहाँ पे, जे क्या है, 2 है। ठीक है, ये किसके इक्वल कह रहा है, ये कह रहा है कि जहाँ पे आई की वैल्यू जे के बराबर। यहाँ देखो, ये देखो, यहाँ J2 था, यहाँ I2 है, यहाँ I1 था, यहाँ J कितना है, यहाँ 1 है था, यहाँ J1 है। इट मीन्स ये वाला जो होगा वो इसके बराबर होगा, ये जो होगा वो इसके बराबर होगा, ये जो होगा इसके बराबर। मतलब क्या कहना चाह रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल को के ऊपर जो नंबर्स लिखे होते हैं, एलिमेंट लिखे होते हैं, और डायगोनल के जो नीचे एलिमेंट लिखे होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं। करस्पॉन्डिंग मीन्स क्या बताने कर रहा हूँ, ये कंडीशन जहाँ पे ए आई जे इक्वल टू ए जे आई हो रहा है, जैसे A12 A21 A13 A31 के बराबर होगा। ठीक है, और क्या है, A23 A32 के बराबर होगा। समझ रहे हो, मतलब इसके रिवर्स वाले से 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3, तो ये इसके बराबर होना चाहिए, ये वाला इसके बराबर होना चाहिए, ये वाला इसके। सिंपल समझो, डायगोनल को छोड़ के ये वाला एलिमेंट ये वाले के बराबर, ये वाला एलिमेंट ये वाले के बराबर, ये वाला एलिमेंट ये वाले एलिमेंट के बराबर होना चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। दैट्स इट, इतना कह रहा है। और छोटी सी कंडीशन क्या कह रहा है कि AT इक्वल टू A होता है यहाँ पे सिमेट्रिक में। A ट्रांसपोज इक्वल टू अगर वापस A ही हो जाए, इट मीन्स वाला मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो मैंने 2-3 तरीके बता दिए सिमेट्रिक समझने के लिए, इससे ईजी तरीके नहीं हो सकते। ओके, वीडियो को पॉज करके या फिर रिवाइंड करके इसको 1-2 बार देखो तो ईजिली समझ में आ जाएगा कि सिमेट्रिक क्या होता है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होने का। ओके, नेक्स्ट वन पढ़ते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्या था, सिमेट्रिक था, अब कहता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स इन विच ए आई जे इक्वल टू माइनस जे आई इज कॉल्ड स्क्यू। देखो क्या है, बाकी सब कुछ में सेम है ऊपर वाले की तरह, बट यहाँ क्या था, जैसे ए आई जे इक्वल टू ए जे आई प्लस का था, अब यहाँ क्या कर रहा है, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। मीन्स क्या होगा कल को कि जो जैसे मान लो यहाँ प्लस का है, सॉरी ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ क्या होगा, ए ट्रांसपोज क्या होगा, यहाँ पे माइनस ए के बराबर आएगा। अगर ऐसा आता है कि किसी भी ट्रांसपोज का, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर नेगेटिव आ जाता है मैट्रिक्स, इट मीन्स वहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, इन शॉर्ट समझो क्या बात हो रही है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल की वैल्यू 0 होती है, डायगोनल में सब 0 होता है। ओके, और क्या होता है, जो यहाँ लिखा होता है उसका निगेटिव यहाँ होता है, जो यहाँ होता है, मतलब इट मीन्स यहीं नहीं होगा, हो सकता है यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव हो, मतलब अपोजिट साइन होते हैं या इन दोनों में आपस में। अगर यहाँ प्लस का 2 है तो यहाँ माइनस का 2 होगा, अगर यहाँ प्लस का 2 है तो यहाँ माइनस 2 होगा, यहाँ प्लस का 3 है तो यहाँ माइनस 3, मतलब आपस में निगेटिव साइन होते हैं बट वैल्यू सेम होती है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, वैल्यू भी सेम होती है और साइन भी सेम होता है, बट यहाँ क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक में, वैल्यू तो सेम होगी बट साइन अपोजिट होंगे, निगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा, जैसा भी होगा अपोजिट साइन होंगे। ओके, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। डन, इसको भी एक बार पॉज करके इत्मीनान से इसको देख लेना, बहुत इजी है बट क्लियर रखना दोनों को, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक को क्लियर रखना हमेशा, दोनों को खिचपिच करके कंफ्यूज मत कर लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी स्क्यू सिमेट्रिक की और सिमेट्रिक की। ठीक है, जैसे पहला ही कह रहा है क्या, इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो हमने भी ऊपर देखा है, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो ये सबसे ईजी चीज़ है इसको पहचानने का, स्क्यू सिमेट्रिक को। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, डायगोनल की सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी, किसकी, स्क्यू सिमेट्रिक की। ओके,
ये सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये सेकंड है, फॉर एनी मैट्रिक्स ए प्लस ए टी इज़ ऑलवेज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए टी इज स्क्यू सिमेट्रिक। बहुत सिंपल सी चीज़ कह रहा है कि कोई मैट्रिक्स है, अगर वहाँ पे हम a प्लस ए टी करते हैं तो जो a प्लस ए टी आएगा वो उस मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, अगर a प्लस ए टी निकालेंगे तो, और a माइनस ए टी क्या होगा, वो उसकी सिमेट्रिक हो जाएगा। सिंपल सी बात हो रही है। जैसे मैंने एक लेट किया कि कोई मैट्रिक्स हमारा b, ठीक है, मैंने बोला a प्लस ए टी, मैंने बोला कि फॉर एनी मैट्रिक्स a प्लस ए टी इज़ ऑलवेज सिमेट्रिक। वही चीज़ मैंने किया, कोई मैट्रिक्स है a प्लस ए टी क्या है, मान लिया हमने सिमेट्रिक है। जब इसका मैंने ट्रांसपोज निकाला तो इसका भी ट्रांसपोज मैंने इधर किया, ठीक है, तो क्या हुआ, ए का आ गया, ए का पावर टी आ गया, मतलब ए ट्रांसपोज हो गया, और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हुआ जो, वो वापस ए आ गया। बात समझना मैं क्या कह रहा हूँ। जब मैंने इसको ये किया होगा, एक स्टेप मैंने लिखा नहीं है, जैसे मान लो ये आ गया होगा कुछ ऐसा, ए टी का टी आ गया होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कल को, बी टी इक्वल टू ए की पावर टी प्लस ए आ गया होगा वापस से। तो ये जो था वापस यही हो गया, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अभी हमने पीछे पढ़ा, क्या पीछे पढ़ा, ए टी इक्वल टू ए, तो यहाँ पे देखो क्या, बी टी इक्वल टू बी, किसके लिए, सिमेट्रिक वाले के लिए। ये वही चीज़ है प्रॉपर्टी में जो हमें ऊपर पढ़ चुके हैं, वही प्रॉपर्टी में दे दिया है। क्या कह रहा है, बी टी इक्वल टू बी, वही जो हमने पीछे पढ़ा क्या, ए टी इक्वल टू ए सिमेट्रिक के लिए, और वही इसकी सिमेट्रिक के लिए तो क्या है, सी टी इक्वल टू माइनस क्या, मतलब यह हो जाएगा क्या, सी टी इक्वल टू माइनस सी, जो मैंने पीछे पढ़ा था वही चीज़ हो गया। तो इसको प्रॉपर्टी वही जो इसका डेफिनेशन लिखी थी वही प्रॉपर्टी में आ गया, तो इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। फिर भी इसको एक बार देख लेना तो समझ में आ जाएगा कि हम ये पीछे पढ़ चुके हैं इसके डेफिनेशन में, सिमेट्रिक का और इसकी सिमेट्रिक का दोनों का, ठीक है। और थर्ड वन क्या कहता है, एनी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो कह रहा है कोई मैट्रिक्स है, अगर हम चाहें तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के सम के हिसाब से भी लिख सकते हैं। मीन्स जैसे मान लो कोई ए मैट्रिक्स है, तो हमने क्या किया, ए प्लस ए टी क्या होता है हमारा, सिमेट्रिक होता है, और ए माइनस ए टी क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इन दोनों का सम के हिसाब सम किया, सॉरी हाफ का सम किया, तो ये क्या हुआ, वापस एक ही बराबर आ गया। तो यही प्रॉपर्टी बहुत काम आएगी, तो ये थोड़ा याद रखना। बहुत काम मीन्स कि एनसीईआरटी में तो बहुत काम आती है, ठीक है। टेक्स्ट बुक वगैरह में क्वेश्चन अच्छे खासे मिलते हैं और आगे भी मिलते हैं, जी वगैरह ऐसी बात नहीं है, बट थोड़ा सा इसको ध्यान रखने का। कह रहा है कि एनी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के हिसाब से लिख सकते हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं, ठीक है। अगर ये वाली प्रॉपर्टी एक बार फिर बोल रहा हूँ, अगर नहीं थोड़ा आइडिया लगा होगा तो फिर पूछने का इसको कमेंट में कि ये चीज़ नहीं सुन आई, तो मैं इसको अलग से समझा दूँगा। वैसे इसको इतना खास नहीं समझने का, बट एक बार देख लेना, ठीक है। अब ये दो चार मैट्रिक्स छोटे छोटे डेफिनेशन है, पर ये क्या है, इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना इसमें भी, कैसे ऑर्थोगोनल, एडोपोटेंट, तो ये जो है लिखा हुआ चीज़ें, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। ये हम इस पर आगे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो इसको देख लेना एक बार कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या कह रहा है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ़, ये लिखा हुआ है इफ़ है, ए की पावर टी इंटू ए इक्वल टू आई आ जाए। मतलब क्या, ए ट्रांसपोज को अगर हम ए से मल्टीप्लाई कर दें वापस आई आ जाए, इट मीन्स वो मैट्रिक्स क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हुआ होगा, ठीक है। कह रहा हूँ कि कोई मैट्रिक्स ए है, अगर हम उसको उसी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दूँ तो अगर एंड रिजल्ट क्या आ जाए, आई आ जाए। आई मीन्स हमने पढ़ रखा, आई क्या होता है, ठीक है। आई मतलब आई मीन्स यूनिट मैट्रिक्स टाइप कहते हैं, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, कुछ ऐसा टाइप का आ जाए। मीन्स ये ज़रूरी नहीं कि 3x3 का, जितने का भी मैट्रिक्स ए दे रखा होगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि ए ट्रांसपोज का अगर हम ए से मल्टीप्लाई करें हमको आई मिल जाए, या फिर ए इंटू ए ट्रांसपोज करें और हमको आई मिल जाए, तो जो ए होगा वो क्या हुआ होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हुआ होगा। डन। नेक्स्ट में क्या है, आइडेम्पोटेंट। देखो आइडेम्पोटेंट का मैट्रिक्स क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स के हम स्क्वायर कर दें और वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए, ठीक है, तो वो क्या होता है, आइडेम्पोटेंट। तो ये बहुत छोटी छोटी डिफिनेशन है, बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होना कि ऑर्थोगोनल अलग होता है, ये अलग होता है। अगर इसी में कन्फ्यूजन हो जाएगी तब दिक्कत हो जाएगा। इन सब चीज़ों को अलग रखना है, ठीक। कन्फ्यूज मतलब मिक्स मत कर देना सबको, ठीक। और ये क्या है, नहीं जैसे कि ये हो गया, ठीक है। हाँ, मैं बोला तो कन्फ्यूज़ नहीं करने का, ओके। नेक्स्ट में कह रहा है कि इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी क्या होता है, मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए विल बी कॉल्ड एन इनवॉलंटरी मैट्रिक्स
ए स्क्वायर, अब देखो क्या सिंपल कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहा था, ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो जा रहा था किसमें, एडोमेट्रन में, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू आई हो जाएगा ना किलोमीटर, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं है, बट कन्फ्यूजिंग इतना ज़्यादा है कि तुम नेम भूल जाओगे कौन सा मैट्रिक्स क्या था। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में बैठा रहना कि ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, मिक्स मत कर देना, नेम में कन्फ्यूज़न मत रहना। दोनों आई से भी स्टार्ट है, हो सकता है कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट वन देखें, ये दो और है, जैसे पीरियोडिक मैट्रिक्स है। देखो पीरियोडिक मैट्रिक्स के क्वेश्चन इतना ज़्यादा मिलते नहीं हैं, ठीक है, बुक में तो एनसीईआरटी में तो है ही नहीं, चाहिए वगैरह में इतने मिलते हैं, बट हम एक बार इसको देख लेते हैं, हम एक दो क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में से कर लेंगे। ओके, तो पीरियोडिक मैट्रिक्स कह रहा है कि अ मैट्रिक्स ए विल बी कॉल्ड अ पीरियोडिक मैट्रिक्स इफ ए की पावर k प्लस वन इक्वल टू ए, वेयर k इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच ए की पावर k प्लस वन इक्वल टू ए, देन k इज सेट टू बी द पीरियड ऑफ ए। देखो सिंपल से कह रहा है कि कोई ए की पावर में दे रखा है कुछ, अगर ए की पावर हम स्क्वायर या क्यूब कुछ भी करने पर हमको वापस ए मिल जाता है, क्या मिलता है, वापस ए मिल जाता है। तो जो भी सबसे कम पावर होगी ए की, सबसे लीस्ट पावर होगी ए की, वो उसका पीरियड कहलाता है, ठीक है। आइडिया लगा। जैसे कि मान लो एक छोटा एग्जांपल देखते हैं, ए के प्लस वन लिखा हुआ है, मान लो मैंने लिखा हुआ है ए की पावर 3 लिखा हुआ है, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो लीस्ट पावर मीन्स कह रहा है कि जैसे ए स्क्वायर प्लस वन मैंने कर दिया इक्वल टू, अगर ए आ रहा होगा तो जो ये 2 हो जाएगा, 2 ये क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का पीरियड कहलाएगा। ओके, इस पर एक दो क्वेश्चन करेंगे, समझ आएगा। बाकी मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि अपना एनसीईआरटी में तो है नहीं, और जेईई वगैरह में बहुत रेयरली क्वेश्चन, बहुत कम क्वेश्चन इस पीरियडिक से पूछे जाते हैं, बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, या हो सकता है देखने को ही नहीं मिलते, बट ये ध्यान रखना अपने को। ओके, ठीक है। अगला बात करते हैं, लास्ट वन, नील पोटेंट मैट्रिक्स। अब नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, और ईजी है, क्या कहता है, अ मैट्रिक्स ए विल बी कॉल्ड नील पोटेंट मैट्रिक्स इफ़ ए की पावर समथिंग इक्वल टू 0 हो जाए या नल हो जाए, मतलब नल मैट्रिक्स आ जाए, वेयर के क्या होगा, जो भी पावर में है क्या है, इज़ अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड के इज़ कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ द नील पोटेंट मैट्रिक्स। मतलब कह रहा है कि अगर कुछ मैट्रिक्स कोई दे रखी है, उसके हमने कुछ पावर किया, वो नल मैट्रिक्स आ जाए, कुछ भी पावर करने में, स्क्वायर किया हमने, क्यूब किया, जो भी किया, वो क्या आ जाए, नल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए, मतलब नल मैट्रिक्स का रिजल्ट आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा नील पोटेंट मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। और जो के या जो पावर होगी, पावर क्या कहते हैं, इंडेक्स की, तो सबको पता है पावर को इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। ओके, तो ये कुछ मैट्रिक्स के टाइप्स थे, हमने आज देखे, हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी, ट्रेस की सब चीज़ें पढ़ा हमने, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम और भी कई चीज़ें पढ़ी हुई, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।